हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग लास्ट क्लास तक में कंप्लीट कर लिए थे अपना टी बीम का यूनिट। तो हम लोगों का आरसीसी में यूनिट नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 कंप्लीट हो गया था। आज से हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 7, जो कि है आपका स्लैब्स के बारे में। अब ये यूनिट थोड़ा आपका लेंदी भी होगा और ये यूनिट आपका इंपॉर्टेंट भी होगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 20 मार्क्स के अप्रॉक्स वेटेज है इसका। तो इसमें से आपको न्यूमेरिकल्स 2 आने के चांसेस हो सकते हैं। 6 मार्क्स के आपके 2 न्यूमेरिकल आ जाएंगे और कुछ आपको 4 मार्क्स का थ्योरी भी आ सकता है और आपको फिर इसमें ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकते हैं। तो ओवरऑल ये वाला यूनिट ऐसा होगा जिसको आप नहीं छोड़ना चाहेंगे। अगर आपको कोई यूनिट आरसीसी में टफ भी लगता होगा तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप स्लैब को एटलीस्ट अच्छे से समझ करके आप इसको कंप्लीटली, क्योंकि इसमें हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे, जो अभी 2-3 इसमें लगभग 4 लेक्चर्स के आसपास लगेगा इस यूनिट को कंप्लीट करने में। तो इसमें हम लोग सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को, सारे इतने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इससे आपका स्लैब का जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपका पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। ये आपके डिप्लोमा लेवल पे भी वही होगा और बीटेक लेवल पे भी आपका वही होगा। लेकिन इसमें जो बीटेक लेवल पे चेंजेस होता है वो होता है कि जब आप आईएएस कोड यूज करते हैं, वो आपको बीटेक के एग्जाम्स में अलाउड होता है, डिप्लोमा में आपको आईएएस कोड अलाउड नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत लिमिटेशन रहेगा आपको समझाने में। अदरवाइज आपको स्लैब के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग बोर्ड पे डिस्कस कर देंगे इस हमारे स्लैब वाले यूनिट में। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन माइंड में आएगा, अभी तक आप बीम्स पढ़ रहे थे। बीम्स आपको क्या था? फ्लेक्सर मेंबर था। फ्लेक्सर मेंबर क्या होता है? जो आपको बेंडिंग में गवर्न करता है। तो इसमें आपको ट्रांसवर्स लोडिंग आता है, उसकी वजह से बेंडिंग आता है, उसकी वजह से बेंडिंग मोमेंट आता है। बेंडिंग मोमेंट के अकॉर्डिंगली ही हम लोगों का सारा डिजाइन बेस्ड होता था जो हम लोग बीम्स में पढ़ते थे, चाहे वो सिंगली रेनफोर्स्ड हो, डबली रेनफोर्स्ड हो, वो सारा केस आपका मोमेंट के ऊपर ही जाके डिपेंड करता था। सेम उसी तरह आपको स्लैब भी आपका एक फ्लेक्सर मेंबर होता है। अब स्लैब क्या होता है ये सिविल इंजीनियर को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप अपने डे टू डे लाइफ में आप जितने भी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो आपको उसमें एक रफ आइडिया होता है कि इसमें से बीम किसको बोलते हैं, स्लैब किसको बोलते हैं। तो हम लोग वैसे अगर एक्सप्लेन करना हो तो जो हम लोग जिस फ्लोर पे खड़े रहते हैं, जो हमारे घर का छत जिसको हम बोलते हैं, वो आपके आरसीसी में उसको हम लोग स्लैब कहते हैं। ठीक है। अब ये स्लैब जो है इसके कितने सारे टाइप्स होते हैं ये हम लोग पहले समझेंगे। इसका लोडिंग किस तरह से इसके ऊपर लगता है और हम लोग लोड्स के बारे में आज के क्लास में डिस्कस करेंगे कि लोड्स कैसे कैसे आते हैं, उसको हम लोग स्लैब पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि आपके जब न्यूमेरिकल्स आएंगे या फिर आप प्रैक्टिकली भी जब आप अपने लाइफ में कभी आप डिजाइन इंजीनियर अगर बनेंगे तो आपको वहाँ पे जब स्लैब डिजाइन करना होगा तो आपको वहाँ पे कैलकुलेशंस पता होना चाहिए। उस कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको होगा लोडिंग, क्योंकि अगर आप लोडिंग सही से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं तो फिर आपके बिल्डिंग में स्लैब पे कितना लोड पड़ रहा है, उससे बीम पे कितना लोड जा रहा है, बीम से कॉलम पे कितना जा रहा है और कॉलम से फाउंडेशन पे कितना लोड जा रहा है, ये क्लियर नहीं हो पाएगा। और जब ये एनालिसिस रॉन्ग हो जाएगा, अगर आपको 100 किलोन्यूटन का टोटल फोर्स फाउंडेशन में होना चाहिए था मगर आपके कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से अगर वो 50 किलोन्यूटन ही जाएगा, तो उस केसेस में आपका फिर फाउंडेशन जो होगा वो अंडर डिजाइन हो जाएगा। मतलब रेनफोर्समेंट जितना ज्यादा चाहिए था उतना आप प्रोवाइड नहीं कर सके, क्योंकि आपको लोड निकालने में कैलकुलेशन में आपका गलती हो गया। अब 100 किलोमीटर के लोड के लिए रेनफोर्समेंट दूसरा आता, 50 किलोमीटर के लोड के लिए उसका हाफ रिक्वायरमेंट आएगा। तो इसमें जब आपका बिल्डिंग एक्चुअल में जब लोडिंग उस पर आएगा तो वो बिल्डिंग क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि उसके फाउंडेशन जो होगा वो सेफ नहीं होगा। तो बिल्डिंग में आपको सबसे पहले स्लैब का लोड ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे ही आपका बिल्डिंग का जो एनालिसिस होता है वो स्टार्ट होता है। आपका ये एक बिल्डिंग होता है, अगर हम 2 स्टोरी बिल्डिंग के एग्जांपल की बात करें तो इसमें सबसे पहले ऊपर में आपका ये छत होता है, इसके ऊपर में ही आपका लोड आता है, या तो पर्सन ह्यूमन लोड होता है या फिर आपका कोई आपका सामान स्टॉक किया हुआ रहता है उसका लोड होता है। यहाँ से ही लोड बनना शुरू होता है और फाउंडेशन में यहाँ पे आपको फुटिंग लगाना पड़ता है। तो ये चीज आपको यहां से ही क्लियर नहीं होगा तो आपका फाउंडेशन तक वो फेलियर का कारण बनेगा। तो हम लोग पहले, अभी हम लोग क्योंकि बीम पहले पढ़ लिए, हमारे सिलेबस में पहले ये बीम्स आ रहे थे, हम लोग ये बीम्स डिस्कस कर लिए। अब हम लोग जब ये डिस्कस करेंगे स्लैब में कैसे कैसे लोडिंग पैटर्न आता है, फिर उससे क्लियर होगा कि ये बीम में किस तरह से जाता है। और फिर बीम में जो हम लोग जिस यूडीएल की बात करते थे कि क्वेश्चन में हम लोगों को यूडीएल दिया रहता था कि ये आपको 50 किलो न्यूटन पर मीटर का आपका यूडीएल है, इसके लिए आपको बीम डिजाइन करना है। ये 50 किलोन्यूटन पर मीटर कैसे आता है ये इंजीनियर को खुद निकालना पड़ता है। ये तो न्यूमेरिकल में हम लोगों को डायरेक्टली दिया हुआ रहता है, लेकिन ये कैसे आता है ये भी आपको समझना इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ये आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा रोल बीम में नहीं रखेगा, बट आपको स्लैब का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको लोड भी कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है। तो आप जब याद स्लैब वाले पोर्शन में जब आप बात समझेंगे तो आपको बीम वाले पोर्शन का ये यूडीएल वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपका क्लियर हो जाएगा साथ साथ। फिर उसके बाद वो लोड बीम पे आता है, बीम से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शेयर फोर्स निकालते हैं तो आपको ये सपोर्ट रिएक्शन निकल जाता है, आर ए और आर बी।
फिर ये आर ए और आर बी क्या होता है, ये तो एक्चुअली में कॉलम होता है। अगर आप इसको बीम की तरह से देखें, ये आपका बीम है तो ये आपके कॉलम पे सपोर्टेड होगा या वॉल पे सपोर्टेड होगा। तो वॉल वाले केस की तो हम लोग बात नहीं कर रहे, हम लोग आरसीसी बिल्डिंग की बात करते हैं। तो इसमें आपको ये जो आरए आता है, मतलब है कि ये आपका लोड हुआ जो आपको इस 50, अगर आपका टोटल इसका 100 लोड आता है तो ये 50 किलो न्यूटन इस कॉलम पे और 50 किलो न्यूटन इस कॉलम पे इस तरह से लोड पड़ता है। फिर आप उस कॉलम को डिजाइन करते हैं इस 50 लोड के लिए। अब अगर ये इक्वल लोड नहीं होता, यहाँ पे लोड ज्यादा होता तो इसमें 60 आता, इसमें 40 आता, तो इस कॉलम में आप ज्यादा रेनफोर्समेंट देंगे, इस कॉलम में कम रेनफोर्समेंट देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग एक एक करके पहले आज के क्लास में हम लोग इस लोडिंग के कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस रखेंगे। फिर आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग स्लैब के थ्योरी में जाएंगे और फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। ठीक है। अब स्लैब कितने टाइप का होता है, तो अगर हम लोग उसको मटेरियल्स यूज करने के हिसाब से देखेंगे तो आपको होता है पीसीसी स्लैब और आरसीसी स्लैब। पीसीसी स्लैब क्या होता है, जो आप रोड वगैरह जो अपना बनाते हैं जिसमें आपको लोडिंग बहुत ज़्यादा नहीं होता है, हैवी लोड्स नहीं होता है, वहाँ पे आप देखेंगे कि नॉर्मल आप शटरिंग लगाते हैं साइड से और उसमें कॉन्क्रीटिंग कर देते हैं, तो वो कहलाता है आपको पीसीसी स्लैब। और जब आप उसी तरह के रोड में जब आप रेनफोर्समेंट लगा देते हैं तो वो आपका कहलाता है आरसीसी स्लैब। सेम हमारे छत के साथ भी है, हमारे फ्लोर्स के साथ भी है, हम लोग उसमें रेनफोर्समेंट यूज करते हैं तो बिल्डिंग्स में हमारे लगते हैं आपको आरसीसी स्लैब। लेकिन अगर हम लोग ग्राउंड फ्लोर की बात करें जिसमें हमारे पहले हम लोग अर्थ फिल करते हैं, उसके ऊपर हम लोग ब्रिक सोलिंग करते हैं और उसके ऊपर हम लोग एक जनरल लीन कंक्रीट का जो बहुत ही मतलब नॉर्मल कंक्रीट का हम लोग एक स्लैब बना देते हैं, वो हो जाता है आपको पीसीसी स्लैब। तो अगर हम लोग मटेरियल के हिसाब से बात करें तो पीसीसी और आरसीसी दो तरह का स्लैब होता है। अगर हम लोग लोकेशन के हिसाब से बात करें तो फिर आपको होता है सस्पेंडेड स्लैब और ग्राउंडेड स्लैब। सस्पेंडेड स्लैब क्या होता है, जो हमारे ये मिडिल फ्लोर्स होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, रूफ, ये जो छत होता है ये आपको क्या होता है, बीच में आपको बिना सपोर्ट्स के होता है। चारों तरफ से या तो आपको वॉल्स रहेगा या फिर आपको चारों तरफ से कॉलम्स रहेगा और उसके बीच में वो आपको सपोर्टेड रहेगा रेनफोर्समेंट के बल पे। उसमें आपको आप अपने फैंस लगा दीजिए, आपके रूम वगैरह होते हैं उसके जो आपके रूफ होते हैं वो आपको सस्पेंडेड स्लैब होते हैं। और जो हमारे ग्राउंड फ्लोर पे जिसकी भी हम लोग बात कर रहे थे, जो हमारा पीसीसी होता है, वो जब आप ग्राउंड फ्लोर पे या तो रेनफोर्समेंट के साथ या बिना रेनफोर्समेंट के लगाते हैं तो वो कहलाता है आपको ग्राउंडेड स्लैब। ग्राउंडेड स्लैब क्या होता है कि वो आपको सस्पेंडेड नहीं होता है, मतलब उसमें आपको बेंडिंग नहीं आएगा ज्यादा, क्योंकि वो आपको अर्थ के ऊपर ही रेस्ट किया हुआ रहता है। एक पीसीसी या आरसीसी रोड की तरह समझ लीजिए, आप रोड बनाते हैं उसी तरह आपके ग्राउंड फ्लोर जब आपका होगा उसमें आप जब ब्रिक सोलिंग के ऊपर में आप कंक्रीट करते हैं तो वैसा स्लैब कहला जाएगा आपका ग्राउंडेड स्लैब। ये हो गया आपको लोकेशन के हिसाब से। अब हम लोग अगर ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस के हिसाब से बात करें तो आपको दो तरह का स्लैब होता है, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। अब ये वन वे स्लैब क्या होता है और टू वे स्लैब क्या होता है, ये चीज हम लोग अभी डिटेल में समझेंगे और उसी के बेसिस पे हम लोग वन वे स्लैब और टू वे स्लैब को ही आगे हम लोग अपना एनालिसिस और डिजाइन करेंगे। पहले हम लोग वन वे का एनालिसिस समझेंगे, फिर हम लोग उसी के बेसिस पे टू वे का एनालिसिस समझेंगे। अब वन वे स्लैब क्या होता है, टू वे स्लैब क्या होता है, अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो आप बुक्स में देखेंगे कि जब भी आपका लॉन्गर स्पैन बाय शॉर्टर स्पैन का जो रेशियो है वो आपका 2 से कम होगा तो आपका टू वे स्लैब होगा, और जब भी आपका लॉन्गर स्पैन बाय शॉर्टर स्पैन का रेशियो 2 से ग्रेटर होगा तो वो वन वे स्लैब होगा। इसका मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि जब भी आप ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस की बात करेंगे तो आपको रेनफोर्स स्लैब जो है वो दो शेप में दिखेगा। एक शेप होगा कुछ ऐसा जिसमें विड्थ कम होगा और लेंथ आपका ज्यादा होगा, चाहे आप इस तरह से बात कर लें या फिर आप इस तरह से बात कर लें, एक ही चीज है। जब भी आपका एक डायमेंशन बहुत कम होगा और दूसरा डायमेंशन बहुत ज्यादा होगा, ये होगा आपका वन वे स्लैब। और जब भी आपका दोनों जो लेंथ और विड्थ जो रेशियो है वो कुछ आपको रेक्टेंगल बहुत ऐसा नहीं होगा, थोड़े आपको शेप जो होगा वो स्क्वायर के नियर अबाउट होगा, तो वो होगा आपको टू वे स्लैब। अब ये आप कहेंगे कि ये कैसा डेफिनेशन है, तो इसी डेफिनेशन को कहा जाता है, ये कहलाता है आपको शॉर्ट स्पैन, इसको कहते हैं हम लोग एलएक्स। ये होता है आपका लॉन्गर स्पैन, मतलब अगर हम लोग बात करें तो ये आपका ज्यादा आपको लंबा दिख रहा है तो ये लॉन्गर स्पैन होगा, इसका लेंथ आपका कुछ 6 मीटर 5 मीटर होगा तो इसका लेंथ आपको 1 मीटर 2 मीटर हो सकता है। तो ये जो लॉन्गर स्पैन होगा इसको हम लोग नाम देते हैं एलवाई। याद रखना है, शॉर्टर स्पैन को हम लोग देते हैं एलएक्स, ये शॉर्टर स्पैन हो गया, और लॉन्गर स्पैन को हम लोग देते हैं एलवाई। सेम यहां भी आएगा, ये हो जाएगा आपका एलवाई क्योंकि ये लॉन्गर स्पैन है, और ये हो जाएगा आपका एलएक्स क्योंकि ये शॉर्टर स्पैन है। अब इस केस में आइए, इस केस में हम लोग ऐसे एज्यूम करते हैं कि आपका 2 मीटर बाई 3 मीटर है, तो जब 2 मीटर बाई 3 मीटर है तो ये वाला जो स्पैन होगा ये हो जाएगा आपका एलएक्स क्योंकि ये छोटा है, और ये वाला स्पैन आपका हो जाएगा एलवाई क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, तो एक्स छोटा रहेगा और वाई बड़ा रहेगा, ये आपको समझना है। अब आपको आईएस कोड कहता है, आईएस 456/2000, कि जब भी आपका एल वाई बाई एल एक्स,
मतलब आपका अगर ये हम लोग ऐसा ले लें कि ये 6 मीटर है और ये आपका 1 मीटर है, अगर ऐसा है तो 6 डिवाइडेड बाई 1, तो ये जो रेशियो होगा जब भी ये आपका ग्रेटर देन 2 होगा तो आप उसको कहेंगे वन वे स्लैब। मतलब आप कहेंगे ना कि अगर ये रेक्टेंगुलर है तो सर कितना दूर का रेक्टेंगुलर होगा जो हम लोग इसको वन वे स्लैब कहेंगे या टू वे स्लैब कहेंगे। तो ये वो रेशियो है कि जब आपका जो लॉन्गर स्पैन है, ये जो हाइट है, ये डिवाइडेड बाय ये विड्थ जब आपका ट्वाइस से ज्यादा हो जाए तो आपको मान लेना है कि ये वन वे स्लैब है, और जब ये उससे कम हो जाएगा तो आपको मान लेना है कि ये आपका टू वे स्लैब है, ये लेस देन 2 है। अब ये 1 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 1.5 हो सकता है। अब यहाँ का एग्जांपल लीजिए, ये क्या है, 3 मीटर आपका लॉन्गर स्पैन है, 2 मीटर शॉर्टर स्पैन है। यहाँ कितना आएगा, 3 मीटर डिवाइडेड बाई 2 मीटर, ये रेशियो कितना आ रहा है 1.5। 1.5 क्या है, लेस देन आपका 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये टू वे स्लैब, टू वे स्लैब। यहाँ क्या हो रहा है 6/1, ये कितना है 6 निकलेगा, सॉरी ये मीटर नहीं आएगा, ये 6 मीटर बाई 1 मीटर है तो ये 6 हो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या है 2 से ग्रेटर है, ये क्या हो जाएगा वन वे स्लैब हो जाएगा। अब ये 2 से ग्रेटर और 2 से लेस में वन वे हो जाए या 2 वे हो जाए, इससे फर्क क्या पड़ेगा आपको, क्या इससे एनालिसिस में समझ में आएगा कि 2 वे हो गया तो क्या हो गया और 1 वे हो गया तो क्या हो गया। तो दोनों का जो बिहेवियर है लोड पड़ने के बाद जो बेंडिंग मोमेंट आता है, वो दोनों का जो बिहेवियर है वो अलग अलग है। बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला अगर सिंपली सपोर्टेड लेंगे तो W² 8 ही रहेगा, मगर वो किस किस कंडीशन में कैसे कैसे लगेगा ये आपके समझ में क्लियरली आ जाना चाहिए। क्या जब भी हम लोग वन वे स्लैब की बात कर रहे हैं तो वन वे स्लैब क्या होता है, अभी हम और समझाएंगे इसको बीम वगैरह बना करके, उससे क्लियर हो जाएगा कि वन वे स्लैब कैसे डिफ्लेक्ट करेगा, उसके हिसाब से बेंडिंग मोमेंट आएगा, उसके हिसाब से आपका एनालिसिस होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया आपको, जब हम लोग जब ज्योमेट्रिकल डायमेंशन की बात करते हैं तो 2 से ग्रेटर क्या होता है ये समझा दिए कि लॉन्गर स्पैन 6 है, शॉर्टर स्पैन 1 है, ये रेशियो आपको 2 से ज्यादा है, इसका मतलब है कि आपको वन वे स्लैब होगा। ये इसका मतलब है कि ये विड्थ इतना कम है कि ये लेंथ बहुत ज्यादा लग रहा है, कितना ज्यादा लग रहा है तो उसके इस वाले स्पैन के ट्वाइस होना चाहिए था टू वे स्लैब होने के लिए, मगर ये ट्वाइस नहीं होकर के बहुत 6 टाइम्स ज्यादा हो गया। ये वैल्यू यही बताता है, ये जो आपका 6 आ रहा है मतलब ये 6 टाइम्स हो गया, आपको 2 टाइम्स ही होना था। अगर आपको 2 मीटर है तो ये 4 मीटर तक हो सकता है, तो आपका ये टू वे स्लैब होगा। ये एक्चुअली होगा लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब ये 2/4 अगर हम इसको कर देते हैं तो भी ये टू वे स्लैब ही रहेगा, क्योंकि इसका रेशियो हो जाएगा 4/2 = 2 और = 2 भी जो है ये आपका टू वे स्लैब होता है। जैसे ही 2.01 हो गया इसका मतलब है वो वन वे स्लैब हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकल डायमेंशन। अब आपको समझना है कि अब ये वन वे स्लैब और ये टू वे स्लैब ये किस तरह से बिहेव करता है, और बिल्डिंग में आपको कैसे पता चलेगा कि स्लैब क्या होता है और वन वे स्लैब टू वे स्लैब क्या होता है। अब स्लैब क्या होता है, हम जब ये वर्ड यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि आप बिल्डिंग में जब भी जाएंगे कहीं भी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में, तो आप वहां पे जब भी आप अपने कहीं पे देखेंगे आपको फ्लोर बना हुआ होगा तो आपको दिख जाएगा कि आपका स्लैब होता है। बट वो तो हो गया कि आपका टोटल प्लॉट, अगर आपका एक या आपका एक बड़ा सा हम लोग एक डायग्राम बना देते हैं कि ये प्लान है, इस प्लान में आपको ये एक रूम है, ये एक आपका रूम है और ये आपका हॉल है, ऐसा ये हम लोग बीम बना दिए, ये जो शेडेड है ये आपका बीम है। ठीक है, अभी बाहर का हम लोग डायमेंशन नहीं बताते, ये आपका हो जाएगा 10 मीटर और ये भी आपका हो जाएगा 10 मीटर, जिसमें से ये आपका हो जाएगा 4 मीटर और ये हो जाएगा आपका 6 मीटर, ये हो जाएगा 5 मीटर और ये हो जाएगा 5 मीटर। अब ये सारा रफ है, इसमें एग्जैक्टली ये सेंटर टू सेंटर ये सब हम लोग नहीं मान के चल रहे हैं, अभी बस इतना समझ लेना है कि ये हॉल 4/10 का है, 4 मीटर बाई 10 मीटर, ये इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, पहले एक्स डायरेक्शन लिखते हैं तो 10 मीटर बाई 4 मीटर, ये होगा 5 मीटर बाई 6 मीटर, ये भी 5 मीटर बाई 6 मीटर, और हो गया ये 3 रूम हो गया। अब अगर आप इस बिल्डिंग में घुसते हैं, यहाँ से आप एंटर करते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि स्लैब किसकी बात हो रही है। अगर हम लोग एक स्लैब डिजाइन जब भी हम लोग पढ़ने जाएंगे, एक स्लैब डिजाइन कीजिए जिसका साइज 4/10 है, तो आपको कैसे पता चलेगा, अगर हम यहाँ से एक बीम दे दिए बीच में तो उस केस में क्या होगा, ये सारी चीजें भी हम लोग समझाते हैं। तो जब भी आपका स्लैब की बात होगी कि स्लैब क्या है, तो स्लैब है जो आपके 4 बीम्स के अंदर होता है। अब अभी आप अगर इस डायग्राम में देखेंगे, आपका ये बाहर से इस तरह से बना लीजिए कि ये बीम चल रहा है, ये आपका आउटर बीम चल रहा था पूरे वॉल पे, अब बीच में आपका ये इस तरह से एक टी बीम चल रहा है।
अब आपका टोटल जो है ये आपका 1 2 3 और बाहर में आपको 4 बीम है, टोटल 7 बीम है। तो आप इस पूरे इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर को आप एक स्लैब नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बीम का डेफिनेशन क्या होगा, जो स्लैब का डेफिनेशन क्या होगा, जो 4 बीम्स के अंदर आ रहा है। तो अगर आप इसमें सही से देखेंगे तो ये आपका एक बीम है, बीम नंबर 1, ये एक दूसरा बीम है, ये एक तीसरा बीम है और ये एक चौथा बीम है। इस 4 बीम के अंदर अगर आप देखेंगे तो और कोई बीम नहीं आ रहा है, ये पूरा ये 4 बीम के ऊपर ही ये स्लैब आपका सपोर्टेड है। तो ये होगा आपका स्लैब नंबर 1, ये होगा आपका स्लैब नंबर 1। अब आ जाइए इस वाले में, इसमें भी ये वाला आपका एक बीम है, ये वाला एक बीम है, ये वाला एक बीम है और ये वाला एक बीम है, ये 4 बीम है, इसके बीच में और कोई बीम नहीं आ रहा है। ये होगा स्लैब नंबर 2 और ये वाला हो जाएगा स्लैब नंबर 3। अगर आप इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक एक स्लैब मानेंगे तो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करना चाह रहे थे कि हम यहाँ से यहाँ तक इस पूरे को एक वन वे स्लैब मान लेते हैं, तो बीच में एक और बीम आ रहा है, तो जैसे ही बीम आ रहा है तो ये स्लैब आपको 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब अगर हम लोग मान लीजिए इस बीम को हम लोग यहाँ बना देते हैं इस तरह से, अब आपका ये हॉल जो है ये 10x4 का तो है, लेकिन आपका मतलब इसमें दीवार नहीं है, हॉल 10x4 का ही है, लेकिन उसमें जो ऊपर में आपका छत है उसमें जो आपका बीम दिया हुआ है, ये बीम कुछ इस तरह से यहाँ से चला आ रहा है। तो अब आपका ये 1 नंबर स्लैब ये कंप्लीट नहीं रहेगा। अब जब आप इसको डिजाइन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, वो नंबरिंग की बात है, ठीक है। तो अब आपका स्लैब आपको जो डिजाइन करना है वो ये वाला स्लैब होगा। आप सिर्फ इस स्लैब की बात करेंगे, क्योंकि इसमें फिर देखिएगा तो आपको अब 4 बीम क्या हो गया, ये 4 बीम हो गया, मतलब जो स्मॉलेस्ट 4 बीम का जो क्लोज चैम्बर होगा वो आपका एक स्लैब कहलाता है। उसी स्लैब की हम लोग जो बात करते हैं, जब क्वेश्चन आएगा कि ये स्लैब 3 मीटर बाई 4 मीटर, उसका मतलब यही होगा कि वो एक पैनल की बात हो रही है। इसमें से बीम चला दीजिए और एक, तो ये आपको स्लैब 1 हो जाएगा, ये स्लैब 2 हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी आपको 1 2 3 तो वैसे ही रहेगा। पहले आप इधर चौथा बीम था तो आपका ये पूरा स्लैब था, अब आप एक बीम यहाँ लगा दे रहे हैं तो आपका ये चौथा बीम हो गया। अब इधर वाले के लिए भी ये चौथा बीम हो गया, इधर वाले के लिए भी ये 4 बीम हो गया, तो ये स्लैब पैनल 1 स्लैब पैनल 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपको बिल्डिंग में स्लैब को इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। जब भी आप डिजाइन करेंगे या साइड पे भी जाएंगे आपको बोला जाएगा कि टोटल कितने नंबर्स ऑफ स्लैब है, सिर्फ इतना बता दो कि इस पूरे बिल्डिंग में कितने स्लैब है। तो अभी अगर आप इस वाले पोर्शन को हटा दीजिए, आप ऐसे देखिए तो आप कहेंगे कि टोटल 4 स्लैब है। रूम 3 है, क्योंकि नीचे आप देखेंगे कि एक हॉल है, इसमें एक ये बेडरूम है, एक ये बेडरूम है, मगर आप रूम से स्लैब डिसाइड नहीं करेंगे, आप देखेंगे कि बीम्स कहाँ कहाँ चल रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये टोटल बाहर से बीम है, यहाँ से कैसे करके प्लस बीम बना हुआ है, तो ये 1 2 3 4 हो गया। पहले कितना होता है, पहले आपका ये वाला जब नहीं लगाते तो टोटल 1 2 और 3 होता, ठीक है। अब जब ये 1 2 और 3 ही को भी हम लोग कंसिडर करते हैं, अब ये हो गया आपका, ठीक है, ये था आपका 10/4। अब जब 10/4 है तो आपका जब आप इसका रेशियो लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10/4 का रेशियो हो जाएगा 2.5। ये क्या हो गया, 1 वे। ये क्या हो गया, 6/5। ये हो गया आपको 1.2। ये क्या हो गया, 2 वे। ये भी क्या हो गया, सेम हो गया 2 वे, क्योंकि सेम डायमेंशन है तो 2 वे। अब जब इस तरह का केस होगा तो इसमें भी क्या आ रहा है 1.2, इसमें भी क्या आ रहा है 1.2। तो आप इसको डिजाइन करेंगे, इसका जो रिइंफोर्समेंट आएगा आप सेम इसमें लगा देंगे, क्योंकि जब ये भी 1.2 आ रहा है, इसका भी डायमेंशन 5/6 है, इसका डायमेंशन भी 5/6 है, तो जो इसमें रिइंफोर्समेंट आएगा वही तो इसमें भी रिइंफोर्समेंट आएगा। तो आपको दोनों स्लैब को अलग अलग डिजाइन नहीं करना होता है, फिर आपको क्या करना होता है, ग्रुप बना लेता है। अगर ये बहुत बड़ा बिल्डिंग हो जाएगा इस तरह से, और इसमें ऐसा ही सेम पैटर्न ये आगे की तरफ बढ़ा देंगे, सेम ऐसे ही इसमें रूम बना हुआ रहेगा, और ये सारा 5/6 का होगा। तो आपको डिजाइन इंजीनियर जो होगा उसको सिर्फ एक स्लैब का रिइंफोर्समेंट निकालना है। इसका जब आपको मिल जाएगा आप टोटल में यही लगाएंगे, और ये भी अगर आपको सेम होगा तो इसका जो रिइंफोर्समेंट मिलेगा वो आपको सेम यहाँ हो जाएगा। तो बिल्डिंग डिजाइन करना आसान कब हो जाता है, जब आप सिमिलर टाइप के एक बिल्डिंग को आप सिमिलर इंटरवल्स में बनाते हैं। तो जब भी आपको ऐसा देखेंगे, जब आपको ड्राइंग देखेंगे तो आप उसमें एक चीज देखेंगे कि जो भी आपके डायमेंशंस आप देखेंगे वो एक जैसे होंगे ज्यादातर, जितना पॉसिबल हो सके। क्योंकि आप जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जब बनाते हैं तो उसमें शटरिंग वगैरह पहले से ही ऑर्डर रहते हैं। तो जब आप एक साइज बता देंगे कि 5/6 का आपको 10 रूम है, तो वो एक 5/6 का ना एक पैनल ही बना के रख देता है, ताकि आप एक बार में उस पैनल को लगाते हैं, उसके ऊपर शटरिंग अपना स्लैब कास्ट करते हैं, फिर आप उस शटरिंग को हटा लेते हैं। वो बार बार एक एक करके हर रूम में वो बांस बल्ला लगा करके वैसे बार बार शटरिंग नहीं बनाया जाता है। बड़े बड़े जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहाँ इस तरह से कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, वहाँ पैनल बने रहते हैं स्टील के, तो हम लोग वहाँ पे स्टील फॉर्मवर्क यूज करते हैं। तो वैसे केसेस में आर्किटेक्ट क्या करता है कि ज्यादातर कोशिश करता है कि सारे बिल्डिंग्स एक साइज के हों। अगर कहीं पॉसिबल नहीं हो पाता है तो वो किसी एक रूम का साइज को चेंज कर देता है, अदरवाइज कोशिश करता है कि बाकी सारे एक साइज के हों।
दूसरा कि आपको कैलकुलेशंस में इजी होता है, आप जो 1 के लिए कैलकुलेट करेंगे वो 4 पे अप्लाई हो जाएगा। आप अगर डिजाइन इंजीनियर है तो आप जो रेनफोर्समेंट यहाँ निकालेंगे वो 4 पे अप्लाई हो जाएगा। आप एस्टिमेशन इंजीनियर है, जो कॉस्टिंग यहाँ का आएगा वो 4 पे अप्लाई हो जाएगा। ये सारा बेनिफिट होता है आपको इक्वल स्पैन्स रखने का। तो जब भी आप बिल्डिंग डिजाइन करेंगे, जब कभी बिल्डिंग की ड्राइंग बनाएंगे, तो आपको कोशिश करना है कि अगर कोई पब्लिक बिल्डिंग है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, तो इन सब जगहों पे, होटल्स है, इन सब जगहों पे आपको कोशिश करना है इक्वल स्पैन्स रखने का। ऑफिस वगैरह में, इन सारे जगह पे जरूरी नहीं है कि ये घर में भी लागू होगा, क्योंकि घर में आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बनाते हैं। आपको 3 से 4 रूम बनाना पड़ता है, तो आप उसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बनाते हैं, उसमें आपको इक्वल स्पैन नहीं देखना पड़ता है। किसी को आप बेडरूम बनाते हैं, किसी को आप टॉयलेट बनाते हैं, तो उसके अलग अलग डायमेंशन होते हैं। लेकिन जब भी पब्लिक बिल्डिंग का ड्राइंग बनाइएगा, स्कूल हो, ऑफिस हो, मॉल्स हो, उसमें कोशिश किया जाता है कि सारे जो स्पैन है वो इक्वल रखा जाए। कॉलम का जो स्पेसिंग है वो भी इक्वल रखा जाए। अब कॉलम का स्पेसिंग इक्वल होने से फायदा क्या होगा कि ये आप एक कॉलम दिए, ये दूसरा कॉलम दिए, ये तीसरा कॉलम दिए, तो इसमें जब आप बीम इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से भी आपका बीम कनेक्ट हो रहा है, ये भी आपका अगर 6 मीटर पे है तो ये भी आपका 6 मीटर पे है। इस तरह से जब आप एक स्क्वायर पैनल की तरह बना रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि जो बेंडिंग मोमेंट इस बीम में आएगा वही बेंडिंग मोमेंट इस बीम में आएगा, वही बेंडिंग मोमेंट इस बीम में आएगा, तो सारे बीम में एक ही बेंडिंग मोमेंट आएगा। जब सारे में एक ही बेंडिंग मोमेंट आएगा तो सारे में रेनफोर्समेंट एक जैसा लगेगा। तो अगर आपको 3-16 का बार अगर आपको बॉटम में डिसाइड हुआ है, तो ये 16 का बार यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंटिन्यू चलेगा, फिर ये यहाँ से यहाँ भी चलेगा, तो आपका एक 16 mm का बार ऑर्डर होगा और वो आपके पूरे बीम में लग जाएगा। फिर उसके बाद आप 8 mm का या 10 mm का रेनफोर्समेंट ऑर्डर करेंगे, वो आपके पूरे स्लैब में लग जाएगा। तो सिर्फ 2 डायमेंशन के 16 mm का और 8 mm में आपका पूरा बिल्डिंग बन सकता है। ठीक है, तो ये होता है आपको इक्वल स्पैन रखने का फायदा। ठीक है, तो ये सब हो गया आपको ओवरऑल बात कि 1 वे स्लैब क्या होता है और 2 वे स्लैब क्या होता है। साइट इंजीनियर होंगे तो किस तरह से इन चीजों को समझेंगे, ये चीजें हम आपको समझा दिए। अब आपको 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब क्या मतलब डायमेंशन वाइज क्या होता है ये समझ में आ गया। अब हम लोग जो बात कर रहे थे कि इसका एनालिसिस आपको अलग होगा, वो एनालिसिस कैसे अलग होगा अब ये समझिए। फिर से एक फेयर डायग्राम बनाते हैं। अब आपका 1 वे स्लैब में बीम का जो लोकेशन, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि ये सारा हम लोग इस तरह से बीम बना दे रहे थे। ठीक है, ये चारों तरफ से आपका बीम चल रहा था और इस बीच में आपका ये एक स्लैब आ रहा था। तो इसमें क्या हो रहा था कि अब इसका ना लोड का डिस्ट्रीब्यूशन समझिए। आपका ये एक आपका आप एग्जांपल लीजिए कि ये आपका एक स्लैब है। अब इस स्लैब को चारों तरफ से आप कह रहे हैं कि ये सपोर्टेड है, तो हम लोग ऐसा इमेजिन करते हैं कि ये चारों तरफ से वॉल आ रहा है, उस वॉल के ऊपर ये स्लैब इस तरह से रखा हुआ है। अब 1 वे स्लैब क्या होता है, 1 वे स्लैब हमेशा जो आपका हम लोग डायग्राम बनाए थे उसमें आपका ये जो आपका शॉर्टर साइड था, 1 वे स्लैब का हमेशा से टेंडेंसी होता है कि वो इस सेंटर हाफ से फोल्ड होने की कोशिश करता है। फोल्ड होने की कोशिश करता है मतलब कि ये आपका स्लैब है, ये एग्जांपल के लिए समझिए कि आपका 1 वे स्लैब है, तो आपका ये शॉर्टर डायमेंशन है, ये आपको दिख रहा होगा, ये समझ में आ जाता है कि इस बुक का ये शॉर्टर डायमेंशन है, ये आपका लॉन्गर डायमेंशन है। तो ये जो आपका लोडिंग इस पे जब भी पड़ेगा तो ये अपने छोटे वाले साइड से ये बेंड होने की कोशिश करेगा और ये कुछ ऐसा बेंड होगा। ये आपका 1 वे स्लैब के साथ लोडिंग का इसका पैटर्न होता है कि जब भी इस पर लोड पड़ेगा इसमें डिफ्लेक्शन ऐसा होगा। ये आपका स्लैब है, लोडिंग पड़ा, ये स्लैब ऐसे बेंड करेगा, ऐसे बेंड नहीं करेगा 1 वे स्लैब। तो जब ये लोड स्लैब ऐसे बेंड करेगा तो इसके लिए कहा जाता है कि जब भी आप 1 वे स्लैब बनाएंगे तो उसमें जो आपका बीम होगा वो आप सिर्फ इस 2 साइड प्रोवाइड करेंगे। ये एक बीम होगा और ये आपका एक बीम होगा। अगर आपको प्रोवाइड करना है तो मतलब आपके पास अगर ऑप्शन है कि आपको इधर और इधर बीम नहीं देना है तो आप 1 वे स्लैब पे नहीं भी देंगे तो भी ये स्लैब ये यहाँ के बीम एंड हो जाएगा। अब जब ये स्लैब आपको इस पे लोड आप देंगे, हाई लोड पड़ेगा तो ये बेंड होगा, बेंड होगा तो ये किस तरह से बेंड होगा, इस तरह से बेंड होगा। जब इस तरह से बेंड होगा तो ये जो बेंडिंग मोमेंट आएगा ये कुछ ऐसा शेप का आएगा। तो जब ऐसा शेप का आएगा तो सपोर्ट रिएक्शन यहाँ आएगा। तो सपोर्ट रिएक्शन मतलब है कि जो इसके ऊपर लोड पड़ेगा, ये लोड से जब ये डिफ्लेक्ट करेगा, इसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा, बेंडिंग मोमेंट आएगा, उस बेंडिंग मोमेंट के लिए आप रेनफोर्समेंट देंगे तो आप रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे, ऐसे प्रोवाइड करेंगे ताकि ये बेंडिंग जो हो रहा है ये आपको रेजिस्ट हो जाए। तो स्लैब में जो 1 वे स्लैब होता है उसमें जो मेन आपका मोमेंट को रेजिस्ट करने वाला रेनफोर्समेंट होता है वो आपका ये वाला होता है। जैसे हम लोग बीम की बात कर रहे थे तो बीम के केस में क्या हो रहा था कि आपका जो ये आपका बीम था, इसमें जब आपका टेंशन साइड में आपका जब आपका डिफ्लेक्शन आता था तो ये रेनफोर्समेंट बचाता था। जब कंप्रेशन साइड में डिफ्लेक्शन आएगा तो ये रेनफोर्समेंट बचाएगा डब्ल्यू रेनफोर्स के केस में। उसी तरह यहाँ होता है स्लैब के केस में। ये अगर हम लोग स्लैब का एक क्रॉस सेक्शन बनाते हैं तो इसमें क्योंकि लोडिंग ऊपर से पड़ रहा है तो ये स्लैब कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा,
तो जब ये ऐसे डिफ्लेक्ट करना चाहेगा और यहाँ पे आप इस तरह से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दीजिएगा तो इस डिफ्लेक्शन को वो रेजिस्ट करेगा, जो ये बेंडिंग मोमेंट आ रहा है इसको ये रेजिस्ट करेगा। तो वन वे स्लैब में ये शॉर्टर स्पैन में रेनफोर्समेंट दिया जाता है, जो आपका डिजाइन कैलकुलेशन से निकल के आता है। जो अभी आप समझेंगे, जो बेंडिंग मोमेंट आएगा उसके हिसाब से आप AST निकालेंगे, वो आपका ये वाला रेनफोर्समेंट होगा। अब आप स्लैब में रेनफोर्समेंट देखते हैं, वो आपका मेश बना हुआ रहता है, जाली बना हुआ रहता है इस तरह से। तो ये जो आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे लॉन्गर स्पैन में, लॉन्गर स्पैन के पैरेलल, ये आपका होगा वो मिनिमम रेनफोर्समेंट, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार। इसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, ये IS कोड जितना बोलता है वो उतना आपको सिर्फ प्रोवाइड कर देना पड़ता है। ये क्यों प्रोवाइड कर देना? ताकि श्रिंकेज क्रैक नहीं है स्लैब में। आप अगर सिर्फ ये रेनफोर्समेंट देकर के स्लैब कास्ट कर देंगे तो जब आपका ये स्लैब क्योर हो जाएगा उसके बाद आप देखेंगे कि इसी तरह से आपको नॉर्मल क्रैक्स आए हुए हैं। इसको अवॉइड करने के लिए आपको ये मेश बनाना पड़ता है स्लैब में। तो ये जो आप मेश बनाते हैं, इसमें जो आपका जब वन वे स्लैब की हम लोग बात कर रहे हैं, ये अभी सिर्फ वन वे स्लैब पे लागू होगा। जब आप वन वे स्लैब की बात कर रहे हैं तो ये शॉर्टर डायमेंशन में जो आप रेनफोर्समेंट देंगे छोटे लेंथ का, ये होगा आपका मेन बार। ये वाला बार होगा मेन बार, क्योंकि ये आपका डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करेगा, ये आपके बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करेगा। और ये वाला बार होगा जो डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो स्लैब के केस में 0.12% दिया जाता है और 0.15% भी दिया जाता है। 0.12 देते हैं आप HYSD बार को, 0.15 आप देते हैं माइल्ड स्टील के बार को। ठीक है, ये दो आपको IS कोड बताता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन बार आप इतना प्रोवाइड कर देंगे। तो 0.12% ऑफ BD जो आपका क्रॉस सेक्शन आता है, ये आपका परसेंटेज ऑफ स्टील है। आप इसको BD से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको 1 मीटर में कितना आपको दिया जाता है रेनफोर्समेंट। अब जब हम लोग स्लैब डिजाइन करते हैं, ये हमेशा आपको 1 मीटर के स्ट्रिप के लिए डिजाइन होता है। अब 1 मीटर के स्ट्रिप का मतलब क्या होता है कि आपका ये वाला जो स्लैब है, जब आप इसको डिजाइन कर रहे हैं, ये तो आपका जो भी होगा, आपका हो सकता है ये 0.5 होगा, ये हो सकता है 2 मीटर होगा, जो भी इसका ये होगा, ये इसके लिए तो आप डिजाइन करेंगे। बट इसका जो विड्थ लेंगे आप, ये लेंगे आप 1 मीटर। अब ये 1 मीटर के लिए आपको जैसे रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड हुआ कि 1, 2, 3 और 4 रेनफोर्समेंट देना है। अगर ये 1 मीटर के विड्थ में, इसको आप एक तरह से बीम समझ लीजिए। अब इस बीम का विड्थ है 1 मीटर और इसका डेप्थ है आपको ये वाला क्रॉस सेक्शन, जो भी इसका आपको डेप्थ रहेगा। तो ये आपका एक फ्लैट बीम की तरह हो गया, जिसका विड्थ ज्यादा है, डेप्थ कम है। इसके हिसाब से आप इसको एनालिसिस करते हैं। BD जो आप लेते हैं, जैसे बीम में आप लेते थे ना, जहाँ पे आपको BD आता था, तो B आप ले लेते थे विड्थ ऑफ बीम 300, इफेक्टिव डेप्थ आप ले लेते थे 600। वो चीज आप स्लैब के केस में क्या करेंगे, B आपका रहेगा 1000 mm, क्योंकि 1 मीटर ले रहे हैं, और डेप्थ आपका जो भी आ रहा है 170 हो 160 हो, वो आप ले लेंगे। इसके हिसाब से आप निकालेंगे। अब 1 मीटर में जितना भी आ गया, अब ये बीम कितने दूर में वन वे स्लैब है, उसके हिसाब से आप इसको बढ़ाते चले जाइए। अगर 4 बार रिक्वायर्ड हो रहा है 1 मीटर में, 6 मीटर का अगर ये वन वे स्लैब है, तो आपको 4 6 24 रेनफोर्समेंट देना है। ये ऐसे किया जाता है कैलकुलेशन स्लैब डिजाइन में। तो आगे जब भी हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसमें आपको जब भी कहीं पे आप देखेंगे न्यूमेरिकल्स में, उसमें आपको विड्थ ऑफ बीम में, जैसे आपको 3 मीटर बाई 4 मीटर का पैनल अगर क्वेश्चन में दिया है, उसको आप डिजाइन कर रहे हैं, तो वहां पे आप देखेंगे कि विड्थ आपका कौन सा है, तो उसमें आप विड्थ देखेंगे 1000 दिया हुआ रहेगा। वो विड्थ ये वाला होता है 1000। ये 1 मीटर आपका डिजाइन करते हैं, उसके बाद ये जितना भी लंबा है उसमें आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। ये सारा चीज अभी हम लोग बात कर रहे हैं वन वे स्लैब के बारे में। अभी हम लोग 2 वे स्लैब पे नहीं जा रहे हैं। पहले हम लोग वन वे स्लैब को पूरा समझेंगे, उसके बाद हम लोग 2 वे स्लैब पे जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपको एक कॉन्सेप्ट कि आप डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होता है, मेन बार क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया। और फिर आप रेनफोर्समेंट जो डिजाइन करते हैं, वो आप 1 मीटर के विड्थ के लिए डिजाइन करते हैं और इफेक्टिव डेप्थ के लिए डिजाइन करते हैं, और बाद में आपको जितना भी दूर आपको प्रोवाइड करना होता है, उसके स्पैन के हिसाब से आप उसको प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे हम लोग अभी 6 मीटर बाई 1 मीटर का एग्जांपल लिए, तो वो पूरे 6 मीटर के लिए आपको 1 मीटर में अगर 10 बार आ रहा है, तो 6 मीटर में 60 बार आएगा। ये आपको पता चल जाता है। ठीक है, एग्जाम में आपको जब डायग्राम बनाना होगा तो आपको पूरा डायग्राम ही बनाना पड़ेगा। कैलकुलेशन 1 मीटर का करेंगे, लेकिन आपको पूरे 6 मीटर का बना करके आपको पेंसिल से ये चीज दिखाना पड़ेगा कि आप टोटल नंबर ऑफ बार जो दे रहे हैं वो 60 दे रहे हैं। अगर आप 60 नहीं भी दिखा पाएंगे, तो आप सिर्फ यहाँ पे मार्क कर देंगे इस तरह से कि 60, जैसे 10 mm का निकला है तो 10 5 बार, तो उसको समझ में आ जाएगा कि 10 डायमीटर है और 60 नंबर है, वो समझ जाएगा। उसको जरूरी नहीं है कि 60 आपको लाइन खींच करके देना पड़ेगा, लेकिन दिखाना पड़ेगा ताकि समझ में आ जाए कि आप 60 बार प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो आपको कैसे प्रोवाइड होता है, तो वो आपको पता चल गया कि 0.12% होगा। तो ये आपके विड्थ का, क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि ये आपका 1.5 मीटर है, तो ये तो आपका फिक्स ही रहेगा, क्योंकि इसी के लिए तो आप बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। जो आप WL²/8 करेंगे, तो ये L आपका क्या होगा, 1.5 का स्क्वायर होगा, क्योंकि यही है। इसको ही आप सिर्फ 1 मीटर लेके डिजाइन किए थे, अब बाद में आप और 5 मीटर इसको बढ़ा दिए, तो 1.5 में आप जो आएगा, तो उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन आप जो लेंगे वो लेंगे आप B 1000
और डी आपका होगा, जैसे अगर 150 mm का इफेक्टिव देता है तो ये होगा। मतलब आप इस 1 मीटर में, ये जो 1 मीटर आपका विड्थ है, इसके हिसाब से आप निकाले कि आपको कितना, सॉरी ये आप इस डायरेक्शन की बात हो रही है, तो ये 1 मीटर के हिसाब से आप निकाल लिए, तो 1 मीटर में आया कि आपको यहाँ पे टोटल 4 बार देना है। तो 1.5 मीटर में कितना आ जाएगा, आप उसको 1.5 टैक्स मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो जो 1 मीटर में 4 था वो 1.5 मीटर में 6 होगा, क्योंकि इधर भी तो वही केस होगा। ये 1.5 मीटर का है या 15 मीटर बाई 100 मीटर का है, वन वे स्लैब तो दोनों ही होगा। ये 15 बाई 100 ले लीजिए या 1.5 बाई 6 ले लीजिए। तो आपको अगर ये 15 मीटर का होगा तो आप बेंडिंग मोमेंट तो 15 के हिसाब से निकाल लीजिएगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बार जो आपको प्रोवाइड करना है तो उसमें भी आप क्या कीजिएगा, ये 1 मीटर के लिए निकालिएगा, 5 बार आएगा, आप 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ बार कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ये हम जब अभी क्वेश्चन करेंगे उसके बाद जब हम लोग रेनफोर्समेंट का डायग्राम बना के दिखाएंगे वहां भी अच्छे से समझा देंगे। अगर अभी बहुत जल्दी में हो जा रहा होगा तो इसको हम लोग बाद में भी समझ लेंगे, ठीक है। तो रेनफोर्समेंट पर भी हम लोग नहीं जाते हैं, जिनको समझ में आ गया उनके लिए बहुत ही अच्छा है, वरना हम लोग लास्ट में जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें फिर ये वाला चीज समझा देंगे कि रेनफोर्समेंट का डायग्राम कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब ये सारी बातें हो गई। अब वन वे स्लैब कैसे बेंड होता है ये हम आपको समझा दिए थे एग्जांपल से, कि लोड पड़ेगा तो वो आपके शॉर्टर स्पैन में डिफ्लेक्ट करेगा। तो जब भी आपको बीम प्रोवाइड करना होगा वन वे स्लैब में तो आप प्रोवाइड करेंगे ये लॉन्गर स्पैन वाला बीम, क्योंकि ये जो लोड होगा ये इस तरह से लोडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम बनेगा। इसको हम शेड करके दिखा देते हैं आपको। ये जो ब्लैक शेडिंग है, क्योंकि आप देखिए प्रॉब्लम ये समझिए, आपको लोडिंग आ रहा है, ये आपका एक बिल्डिंग है, इसके छत पे आपको लोड पड़ गया, यहाँ पे ये लोड कहाँ जाएगा, एक्चुअल में तो ये ग्राउंड पे ही आने वाला है, जो फुटिंग पे, और उससे ये ग्राउंड में जाने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि लोड यहाँ पे पड़ा है आपको 150 किलो न्यूटन का और ये आपको कहीं पे डिसअपियर हो जाएगा। बिल्डिंग पे लोड आया है मतलब ग्राउंड पे लोड जाएगा। अब ये कैसे जाएगा ये कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 150 हुआ है तो 150 कितने हिस्से में डिवाइड होकर के कितने कॉलम्स है उसके हिसाब से। तो ये आप सेक्शन देख रहे हैं। अब आप प्लान देखिए, प्लान में अगर आपका यहाँ पे 4 कॉलम्स है और इसमें यहाँ पे आपका ये एक बीम है और ये 2 बीम है। हम लोग अभी वन वे स्लैब की बात करते हैं। हम लोग वन वे स्लैब में ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि ये वाला जो स्मॉल स्पैन वाला जो बीम है ये हम लोगों को नहीं देना पड़ता है। अब हम लोग दे देते हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है कि हम लोग दे सकते हैं, वो अपनी मर्जी है, मगर उसके ऊपर स्लैब का लोड नहीं जाएगा। तो जब स्लैब का लोड नहीं जाएगा तो ये बीम दे करके फायदा नहीं है। तो ये बीम हम लोग सिर्फ तब देते हैं जब हम लोगों को इन दोनों कॉलम को टाई करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप एक फ्लोर पे ये बीम नहीं देंगे तो एक फ्लोर का जनरल हाइट 3 मीटर होता है, 2 फ्लोर का हाइट 6 मीटर हो जाएगा। तो 6 मीटर तक में ये दोनों कॉलम जो होगा वो स्लेंडर हो जाएगा। स्लेंडर मतलब बहुत पतला हो जाएगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉलम जब पढ़ेंगे तो वहां समझ में आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको टाई करके रखते हैं बीम से। तो अब हम लोग बीम दे रहे हैं, मगर फिर भी क्योंकि ये वन वे स्लैब है, तो वन वे स्लैब है तो इसका जो लोडिंग होगा ये हाफ जो होगा वो इस वाले बीम पे आएगा, और ये जो आपको रिमेनिंग हाफ है, ये ग्रीन वाला अगर आपको कलर दिख रहा होगा तो ये जो ग्रीन का रिमेनिंग हाफ है ये वाला लोड इसके ऊपर आएगा। ऐसे नहीं बनाते हैं, ये आपको यूडीएल बन करके इसके ऊपर आएगा, और आपको ये जो ब्लैक शेडिंग वाला लोड था ये आपको यूडीएल बन के इस बीम के ऊपर आएगा। अब आप स्लैब का टोटल लोड निकालिए। वन वे स्लैब है ये, वन वे, तो इस स्लैब का टोटल लोड अगर 150 किलो न्यूटन था फॉर एग्जांपल, टोटल में, पर मीटर की बात नहीं करते। अब ये टोटल ये इस रेक्टेंगल के अंदर 150 किलो न्यूटन था, इसका मतलब है कि ये टोटल लोड कितना होगा 75 किलो न्यूटन। ये कितना होगा 75 किलो न्यूटन। अब ये वाला जो स्पैन है ये सपोर्ट से लेकर के ये सपोर्ट के बीच का, ये अगर आपका 5 मीटर का स्पैन है तो आपका पर मीटर पे यूडीएल कितना निकल जाएगा 15 मीटर। इसी को हम लोग कैलकुलेशन में लेते हैं 15 किलो न्यूटन पर मीटर। ये हम लोगों को यूडीएल गिवन रहता है क्वेश्चन में, और दिया रहता है कि स्पैन लेंथ जो है वो आपका 5 मीटर का है। तो आप टोटल यूडीएल जब निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, 15 × 5, तो आपको पता चल जाता है कि 75 किलो न्यूटन का इस पूरे बीम के ऊपर लोडिंग आ रहा है। तो हम लोग इसलिए इसको पर मीटर में लेते हैं क्योंकि हम लोग बीम भी पर मीटर में ही डिजाइन करते हैं। पर मीटर में पता चल गया कि कितना एनफोर्समेंट आ रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। बेंडिंग मोमेंट जब निकालना होता है उसको स्क्वायर बाई 8 कर देते हैं, समझ में आ जाता है कि टोटल इतना आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपको लोड डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट। हमेशा ध्यान रखता है वन वे स्लैब में रेक्टेंगुलर बनेगा। रेक्टेंगुलर मतलब है कि लॉन्गर साइड में लोड डिवाइड होगा, हाफ इधर हाफ इधर, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है। अब टू वे स्लैब में ये केस नहीं होता है, तो हम लोग अभी टू वे स्लैब नहीं अभी डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग पहले वन वे स्लैब डिस्कस करेंगे, वन वे स्लैब का टोटल न्यूमेरिकल तक जाएंगे, उसके बाद हम लोग टू वे स्लैब पे आएंगे, फिर टू वे स्लैब के लास्ट तक जाएंगे। तो वीडियो जो होगा वो वन वे स्लैब के लिए अभी आपको पहले आएगा, उसके बाद आपको टू वे स्लैब के लिए आएगा।
वन वे स्लैब में ही आपको वो कैंटिलीवर भी आ जाएगा, छज्जा भी आ जाएगा, ये सारा हम लोग वन वे स्लैब में ही डिस्कस कर लेंगे। और टू वे क्योंकि लेंदी होता है तो टू वे के लिए हम लोग अलग से उसका वीडियो रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपको किस तरह से लोड आपको डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब आप आइए लोड पे। ये हो गया वन वे स्लैब कैसे आपको लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है। आपको पता चल गया कि रेक्टेंगल बॉक्स बनाएगा और इस तरह से नहीं बनाएगा, इस तरह से बनाएगा। जो लॉन्गर साइड होगा उधर से हाफ एक बीम पे जाएगा, हाफ दूसरे बीम पे जाएगा। आप अगर यहाँ से बीम प्रोवाइड कर भी देंगे, उसमें आप रेनफोर्समेंट यहाँ पे इस तरह से अंदर इंसर्ट कर भी देंगे, तो भी आपको ये वन वे स्लैब की तरह ही बिहेव करेगा, क्योंकि इसका लेंथ इतना ज्यादा होगा कि ऑटोमेटिकली जब ये लोड पड़ेगा तो ये सेंटर हाफ से ये अलग अलग आधा आधा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो इतना हमारा बीम का विड्थ होता है और ये जो अंदर हम लोग बेंड करते हैं, हम लोग ये चीज को अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका वेस्टेज में काउंट होगा। जब हम लोगों को पता ही है डिजाइन इंजीनियर को कि ये वन वे स्लैब बना रहे हैं, साइट इंजीनियर भी देख रहा है कि ये 6x1 मीटर का स्पैन है, ये वन वे स्लैब है, तो ये रेनफोर्समेंट को ये सिर्फ कंक्रीट के अंदर इतना सा प्लेस करके छोड़ देता है। क्यों? ताकि यहाँ पे आपका जॉइंट जो होगा वो आपका जॉइंट विजिबल ना हो, बीम और स्लैब का जो जॉइंट होगा वो दिखने ना लगे, वहां पे पानी आपका लीकेज ना हो। इसके लिए ये रेनफोर्समेंट जो होता है ये बीम के अंदर से इस तरह से इंसर्ट करके दोनों साइड से ऐसे छोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये हुआ आपको लोड का वन वे स्लैब का लोड डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम लोग कि लोड किस तरह से कैलकुलेट होगा। तो लोड कैलकुलेशन के लिए हम लोग लास्ट सेमेस्टर में जब हम लोग स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो उसमें आपको IS 875 का पार्ट 1 पार्ट 2 ये सारा चीज बताए थे कि एक डेड लोड के लिए होता है, एक लाइव लोड के लिए होता है और बाकी विंड लोड वगैरह के लिए भी होता है। तो अब स्लैब के ऊपर जो है वो हमेशा आपका दो ही लोड लगता है, डेड लोड और लाइव लोड। क्योंकि स्लैब आपको क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अब इसके ऊपर अगर विंड भी चल रहा है तो स्लैब का थिकनेस कितना होगा, मुश्किल से 6 इंचेस 150 mm, बहुत हार्डली अगर हुआ तो, अदरवाइज 140 130 120 mm का ही आपको जनरल स्लैब्स होता है। तो अगर एक पूरी बिल्डिंग है उसमें अगर आपका एक 120 mm का स्लैब है, विंड ब्लो कर रहा है तो वो उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डालता है। तो आपका स्लैब जो होता है वो सिर्फ आपके ग्रेविटी लोड्स जो डाउनवर्ड एक्ट करते हैं। तो डाउनवर्ड एक्ट क्या करता है, एक तो डेड लोड जो फर्नीचर्स वगैरह होते हैं जो स्लैब का सेल्फ वेट होता है, और बाकी आपका लाइव लोड जो आप उसके ऊपर पर्सन मूव करते हैं। अब ये डेड लोड क्या होता है, तो आपको पता है कि जो उसका स्लैब है उस स्लैब का जो सेल्फ वेट हुआ, जैसे ये आपका स्लैब है, ये स्लैब का थिकनेस जो है, ये टोटल की बात करते हैं, ये है 150 mm और इसका जो स्पैन है प्लान में ये आपको 2 मीटर बाई 2 मीटर। आप क्या करते हैं, 1 मीटर के लिए डिजाइन करते हैं, 1 मीटर तो एक्चुअली ये हाफ हो जाएगा। आप 1 मीटर के लिए डिजाइन करते हैं, आप स्लैब डिजाइन करेंगे इस तरह से, जो इसमें आएगा वही नीचे वाले पार्ट में आ जाएगा, क्योंकि ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। या फिर अगर ये 10 मीटर का भी होता तो भी आप इसको एक पैनल बनाते हैं 1 मीटर बाई 2 मीटर का और 10 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इस वाले पैनल की बात होगी, हम लोग अभी टोटल स्लैब का लोड नहीं समझा रहे हैं आपको। आप क्या कर रहे हैं, आप ये पैनल डिजाइन कर रहे हैं, तो इस पैनल का आप सेल्फ वेट भी लेंगे, इस पैनल का लाइव लोड लेंगे और इसी का रेनफोर्समेंट निकालेंगे। यही जो डेड लोड लाइव लोड है वही इस पे भी एक्ट करेगा, इस पे भी एक्ट करेगा। अब डेड लोड लाइव लोड आपको पता है कैसे एक्ट करता है। हम लोग जब IS 875 पार्ट 2 की बात करें लाइव लोड का, तो उसमें आपको अलग अलग रूम्स के लिए, जैसे बेडरूम है तो उसके लिए 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड गिवन है। टॉयलेट है तो 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किचन है तो उसमें 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्टोर रूम है तो 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कॉरिडोर है तो 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी में आपका सारा स्टडी रूम वगैरह जो है वो आपके इस बेडरूम में ही काउंट हो जाता है। और आपको होता है बालकनी होता है, तो बालकनी को ज़्यादा दिया जाता है 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये जो 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया जा रहा है, ये क्या दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है कि 1 मीटर बाई 1 मीटर का अगर आप एक बॉक्स बनाइएगा तो इस 1 मीटर बाई 1 मीटर में आपके कितना लोड मैक्सिमम आ सकता है। तो IS 875 पार्ट 2 हम लोगों को पहले ही बता देता है ये वैल्यूज। अब उसका कहना है बेडरूम में 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब ये 1 मीटर बाई 1 मीटर आपको क्या होगा, 1 मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। अब इस एरिया में वो कह रहा है कि 2 किलो न्यूटन लोड आएगा। 2 किलो न्यूटन कितना होता है, 200 kg। उसके हिसाब से इसमें 200 kg का लोड आएगा। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप 1 मीटर बाई 1 मीटर में कितने लोग खड़े हो सकते हैं। आप मैक्सिमम खड़े हो सकेंगे तो 3 लोग खड़े हो सकेंगे, अदरवाइज अगर बहुत हेल्दी लोग हैं तो 2 खड़े हो पाएंगे प्रॉपर्ली। तो जब आप 2 लोग इसमें खड़े होंगे या आप 4 लोग भी खड़े हो सकते हैं इन केस, तो इन एवरेज जो लिया जाता है कि आपको कितना लोड आ सकता है, तो वो आता है आपको जैसे 200 kg IS 875 हम लोगों को बताता है बेडरूम के केस में, कि बेडरूम में मैक्सिमम 1 मीटर स्क्वायर में 2 होंगे। अब हम लोग अगर एग्जैक्ट कंडीशन की बात करें तो एक बेडरूम में 2-3 लोग होते हैं। किचन की बात करें तो भी आपको 2 या 3 लोग होते हैं।
आपको टॉयलेट में एक बार में एक ही लोग होता है, कॉरिडोर वगैरह में एक बार में 10-15 लोग हो सकते हैं। तो हम लोग ये जो पर मीटर स्क्वायर में 200 केजी ले रहे हैं, अगर मेरा ये पैनल जो है ये 2 मीटर बाई 1 मीटर का है, मतलब ये 2 मीटर स्क्वायर का है, तो इसमें टोटल लोड अगर हम लोग बेडरूम की बात करें तो कितना हो जाएगा, 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब नहीं होगा क्योंकि आप पर मीटर स्क्वायर में तो 2 किलोमीटर था, हम लोगों को पर मीटर स्क्वायर मिल गया कि हम लोगों को 2 मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर स्क्वायर में 2 किलोमीटर, तो 2 मीटर स्क्वायर में कितना हो गया, 4 किलोमीटर। अब हम लोगों को पता चल गया कि इसके ऊपर 4 किलोमीटर का टोटल लोड आ रहा है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये टोटल 4 किलोमीटर आ रहा है। अब ये है मेरा बेडरूम। अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि इस बेडरूम में डेड लोड वगैरह तो जो है सो है, हम लोग लाइव लोड इसमें 4 किलोमीटर ले रहे हैं, मतलब 400 केजी ले रहे हैं। ये 2 मीटर बाई 1 मीटर है। अब बेडरूम आपका कितना होगा, जनरली अगर आप एज्यूम कीजिए तो 3 मीटर बाई 3 मीटर होगा। इससे छोटा तो बेडरूम जनरली नहीं होता है, 9 फीट बाई 9 फीट का हम लोग लेके चल रहे हैं। अब 1 मीटर स्क्वायर में कितना हो रहा था, 2 किलो न्यूटन। यहाँ कितना है, 9 मीटर स्क्वायर, मतलब कितना हो गया, 18 किलो न्यूटन। अब आप इमेजिन कीजिए कि इसमें 1800 केजी का लोड के लिए आप इसको डिजाइन करते हैं, ऐसा IS 875 पार्ट 2 आपको बताता है। ये जो पर मीटर स्क्वायर आप आसानी से ले लेंगे, अभी अपने मेडिकल में भी लेंगे, तो अगर आप इस एक बेडरूम में देखिए 3 बाई 3 के बेडरूम में, तो आपको ये 1800 केजीज होता है। अब ये 1800 केजीज हम लोग क्यों ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपको कहता है नॉर्मल लॉजिक कि आपको एक बेडरूम में अगर कोई फंक्शन होगा तो उसके हिसाब से 10 लोग हो सकते हैं, 12 लोग हो सकते हैं। तो IS कोड इस चीज को कंसीडर करता है कि नॉर्मली तो आप एक बेडरूम में 2-3 लोग रहेंगे, लेकिन जब कोई फंक्शन वगैरह होगा तो उसमें बहुत सारे लोग 1-2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए आपको उस रूम में बैठते हैं। तो उस फंक्शन की कंडीशन में कितना मैक्सिमम लोड हो सकता है, तो अगर हम लोग मान के चले कि 100 केजी के लोग भी बैठे हुए हैं तो 18 लोग आपको इस रूम में एडजस्ट हो सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपको ये वाला लोडिंग दिया जाता है, जो कि आपके एक्चुअल से बहुत दूर होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए हम लोग जो अपने बिल्डिंग्स बनाते हैं वो बिल्डिंग इस लोड के लिए बनाते हैं। तो हम लोग इसको इसलिए कहते हैं कि ये स्लैब आपको कभी फेल नहीं होगा। उसका रीजन यही होता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक 3 बाई 3 के रूम में, 9 फीट बाई 9 फीट के रूम में आप 18% से ज्यादा क्या ही बैठिएगा, बाकी आपको प्लस उसमें फर्नीचर होगा, तो जहां पे आपका कबर्ड होगा वहां पे आपका कबर्ड का लोड होगा, वहां पे कबर्ड के ऊपर लोग तो नहीं बैठेंगे, तो वो वाला वेट भी आपको बच जाएगा। तो लाइव लोड बचेगा तो वो डेड लोड में काउंट हो जाएगा। फिर आपका जहाँ पे बेड होगा तो बेड के केस में क्या होता है कि लोग भी उसके ऊपर बैठ सकते हैं और फर्नीचर का अपना भी वेट होता है। तो इसलिए इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए एग्जैक्टली ऐसे कैलकुलेट नहीं हो सकता है, इसलिए IS कोड कहता है कि आपको बेडरूम में 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले लेना है, इसके हिसाब से आपको इसको डिजाइन करना है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों का ये जो टोटल रूम है, ये रूम अभी हम लोग मान लेते हैं कि 4 मीटर का है और ये 2 मीटर का है। अब हम लोग का ये 2 × 4 है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 2 चौके 8 का अभी बात तो कर नहीं रहे हैं, हम लोग डिजाइन कर रहे हैं ये 1 मीटर के लिए। तो हम लोग इस 1 मीटर में, हमारे पास ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर है, हम लोग इसका टोटल लोड निकालेंगे। टोटल लोड निकाल के हम इसको, एक्चुअली हम लोग टोटल नहीं निकाल के हम लोग इस 1 मीटर के लिए निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा मेरा 4 किलो न्यूटन पर मीटर। पर मीटर का मतलब क्या होगा कि ये 1 मीटर जो है ये आपको 1 मीटर तक में आपको 4 किलो न्यूटन का लोड आएगा। अब इसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, ये 2 मीटर का हमारा स्पैन है, अब हम लोग इसको 2 मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं, विड्थ तो 1 मीटर है, तो इस 1 मीटर मतलब क्या है, 4 किलो न्यूटन पर मीटर। पर मीटर का मतलब है कि ये इतने दूर तक में ये 4 किलो न्यूटन का लोड ले रहा है। तो हम लोग इसको 2 मीटर के लिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसके हिसाब से हम लोग इसका रेनफोर्समेंट लोड निकाल लेते हैं और उस लोड के हिसाब से हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं। तो ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपको समझ में आना चाहिए। अब आपको समझना है 2 चीज कि किलो न्यूटन पर मीटर और किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये दोनों चीज क्या होता है। आप जब स्लैब डिजाइन कर रहे हैं तो आप डिजाइन कर रहे हैं 1 मीटर बाई 2 मीटर का। हम लोग इसको अगर सिंपल डायग्राम बनाए तो ये इस तरह का होगा, इसमें आपको ये वाला स्पैन आपका 2 मीटर का होगा और पीछे इसका विड्थ कितना है, जब आप बीम लेते थे वो 300 mm होता था, अब जब आप स्लैब ले रहे हैं तो ये 1000 mm हो रहा है। दिख आपको दोनों में से कुछ भी नहीं रहा है, क्योंकि आप जब इस तरह से मॉडल लेकर के आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं या बेंडिंग मोमेंट आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको ये विथ इंपॉर्टेंट उस समय नहीं हो रहा होता है। तो आपको ये चीज समझना है कि स्लैब के केस में अगर दिया है कि 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड है और अगर आपका ये वाला विथ 1 मीटर का है तो इसका मतलब है कि आपका ये पर मीटर स्क्वायर में 1 मीटर तो यही हो गया। अब ये आपको बाकी 2 मीटर इस तरफ है, सॉरी ये 1 मीटर इस तरफ है, तभी ना आपको ये 1 मीटर स्क्वायर हुआ। आपका ये टोटल स्लैब था, ये 2 बाई 1 का पैनल था, ये कह रहा है पर मीटर स्क्वायर में है, तो पर मीटर स्क्वायर में ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर है, मतलब ये विड्थ आपका जब यहां तक आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा,
1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 1 मीटर बाई 1 मीटर। अब आप जब इसको इस तरह से देख रहे हैं तो आप, ये आपका स्लैब है, आप इसको ऐसे कर दे रहे हैं और इसके ऊपर आप लोड निकाल रहे हैं, तो ये 1 मीटर विड्थ यहाँ आ गया। अब ये 1 मीटर को छोड़ दीजिए, अब यहाँ 1 मीटर लेंगे तब ये लोड आएगा 2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको ये करना है 2 मीटर के लिए, तो आप पहले इस वाले के लिए निकालिए, इस वाले के लिए ही आप डिजाइन करेंगे और बेंडिंग मोमेंट आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप यहाँ पे फॉर्मूला लेंगे WL²/8, तो ये जो W आप यहाँ पे लेंगे ये आप लेंगे पर 1000 मीटर बाई 1 मीटर वाला, क्योंकि ये पर मीटर स्क्वायर वाला लेंगे तभी तो ये कितने स्पैन में मल्टीप्लाई होगा उसके हिसाब से बेंडिंग मोमेंट निकलेगा। तो अगर क्वेश्चन में गिवन रहता है कि डेड लोड इज इक्वल टू 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लाइव लोड इज इक्वल टू 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब है कि टोटल लोड कितना हो गया 7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये पता है कि आप 1 मीटर के विड्थ में ही कर रहे हैं हमेशा, हम लोग अभी बता चुके हैं कि हमेशा जब स्लैब डिजाइन होगा तो 1 मीटर के विड्थ के लिए होगा। तो जब 1 मीटर के लिए विड्थ का होगा, इसका मतलब है कि 1 मीटर जब आप यहाँ लेंगे तभी आपका ये टोटल 7 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर हो पाएगा। अगर आप यहाँ पे 2 मीटर ले लेंगे तो ये तो 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो टोटल आपको 14 हो जाएगा। आप यहाँ पे 3 ले लेंगे तो 21 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 21 किलोमीटर हो जाएगा। ये तो 7 किलो न्यूटन हर मीटर स्क्वायर के लिए है। तो आप जब इस तरह का 2 मीटर का बीम करेंगे तो आप जो इसके ऊपर ये लोडिंग लिखेंगे, ये लोडिंग लिखेंगे 7 किलो न्यूटन पर मीटर। क्यों? क्योंकि 1 मीटर आप इसको इमेजिन करके चल रहे हैं कि 1 मीटर तो पीछे है, आपको सिर्फ यहाँ पे इस मीटर की बात करनी है। तभी तो आपको ये, जब आप टोटल देखेंगे आप इसका एक 3D डायग्राम बनाएंगे तो ये इस तरह से आपको बनेगा, और आप यहाँ पे इस तरह से ये आप सपोर्ट रिएक्शन बना रहे थे और यहाँ पे आप इस तरह का लोड दिखा रहे थे, और इसका नाम आप दे रहे थे 7 किलो न्यूटन पर मीटर। क्यों दे रहे थे? क्योंकि इसी तरह का ऐसे लोड होगा और ये आपको हो जाएगा 1 मीटर। तो जब ये 1 मीटर हो जाएगा तो आप शॉर्ट में सिर्फ ये वाला एज दिखाए और इसमें यहाँ पे 1 मीटर इस तरह से बता दिए। तो आपको जो भी आपको ऐसा समझना है कि जो भी आपका लोड गिवन होगा पर मीटर स्क्वायर में, वो आपको जब यहाँ 7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर निकला है तो जब आप ये डायग्राम बनाएंगे तो ये पर मीटर स्क्वायर कभी नहीं लिखाएगा, ये हमेशा लिखाएगा 7 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब आपका 2 मीटर का है तो ये 14 किलो न्यूटन हो जाएगा टोटल लोड। अब हम लोग इमेजिन करते हैं कि हम लोग जब 2 वे स्लैब बना रहे हैं, इसमें आपको इस तरह से 4 कॉलम्स दिया हुआ है, तो आपको ये टोटल लोड निकला 14 किलो न्यूटन। तो आपके बीम्स पे कितना लोड जाएगा? अगर ये इक्वल स्पैन होगा तो हाफ 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 करके 4 पे चला जाएगा, मतलब 1/4 सब पे चला जाएगा। तो इस पे चला जाएगा 3.5 किलो न्यूटन, इस पे चला जाएगा 3.5 किलो न्यूटन, इस पे भी जाएगा 3.5 किलो न्यूटन, इस पे भी जाएगा 3.5 किलो न्यूटन। तो आपके एक कॉलम पे कितना लोड चला जाएगा? 3.5 किलो न्यूटन। इस कॉलम पे कितना जाएगा? 3.5 किलो न्यूटन। तो मतलब यही 3.5 पहले बीम पे आया, फिर यहाँ से ये हाफ इधर आ गया, ये हाफ इधर आ गया। तो इस 3.5 का हाफ 1.7 कुछ होगा, 5 या 1.7, हाँ 5 ही होगा, और इसका हाफ भी होगा 1.75। इन दोनों को भी ऐड कीजिएगा तो ये 3.5 ही आएगा। तो ऐसे करके लोड पहले आपके बीम पे जाएगा, बीम से आपके कॉलम पे चला जाएगा। तो यही चीज़ 1 वे स्लैब में होगा कि ये आपका 1 वे स्लैब है, तो इसमें आपको ये हाफ लोड इधर आएगा, ये 75 किलो न्यूटन था, ये हाफ लोड इस पे आएगा, ये 75 किलो न्यूटन था। उसके बाद आपको कॉलम्स यहाँ पे 4 बने हुए होंगे। अब जब 4 बने हुए होंगे तो 75 इस बीम पे है, 75 इस बीम पे है। ये बीम क्या है? 2 कॉलम से कनेक्टेड है, तो मतलब है कि ये आपका अगर इस तरह से यूडीएल है तो हाफ इस पे जाएगा, हाफ इस पे जाएगा। तो 75 का हाफ 37.5 इस कॉलम पे जाएगा, 37.5 किलो न्यूटन इस कॉलम पे, 37.5 इस पे, ऐसे करके सारे कॉलम पे चला जाएगा। तो आप कॉलम डिजाइन करेंगे इस लोड के लिए, बीम डिजाइन करेंगे इस लोड के लिए। एक्चुअल लोड था कितना? 150 किलो न्यूटन। इसको करेंगे हम लोग स्लैब को डिजाइन, तो 150 किलो न्यूटन के लिए स्लैब डिजाइन हो जाएगा, 75 के लिए 2 बीम डिजाइन हो जाएगा, और आपको ये कॉलम जो होगा ये 37.5 किलो न्यूटन के लिए डिजाइन हो जाएगा। इसको इस तरह से समझ लीजिए कि ये पेन का वेट है आपको 150 किलो न्यूटन। इसको अगर 2 हाथ से इस तरह से 2 लोग उठा रहे हैं तो एक हाथ पे 75 किलो न्यूटन जा रहा है, एक हाथ पे 75 किलो न्यूटन जा रहा है। फिर इस हाथ को भी 2 लोग अगर नीचे से पकड़े हुए हैं तो उस 75 का आधा ये आदमी ले रहा है, आधा ये आदमी ले रहा है। ये वाला कॉन्सेप्ट इसके ऊपर लागू होता है। तो ये है आपका 1 वे स्लैब से रिलेटेड आपका सारा थ्योरी जो आपके समझ में आना चाहिए आपके सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले। इसमें अभी तक हम आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका लोडिंग पैटर्न समझा दिए कि कैसे कैसे आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये आपका डायरेक्टली इसमें से कोई थ्योरी नहीं बनेगा, मगर कॉन्सेप्ट जरूर बनेगा। ये कॉन्सेप्ट बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत लेंदी सिलेबस है स्लैब का, और आपको हर चीज समझ में आना चाहिए।
इसके लिए आपको आज के क्लास में सिर्फ वन वे स्लैब का सारा पैटर्न, सारा वन वे स्लैब क्या होता है, किस तरह से उसका स्पैन होता है, कैसे लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है और लोड कैलकुलेशन कैसे होता है। लोड कैलकुलेशन तो खैर वन वे स्लैब, टू वे स्लैब दोनों में कॉमन रहेगा, मगर अभी हम लोग आज के क्लास में सिर्फ वन वे स्लैब के इस थ्योरी पे बात किए हैं। अब नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग इसी वन वे स्लैब के आगे आईएस कोड के स्पेसिफिकेशन और उसका जो कैलकुलेशन का पोर्शन आएगा वो सारा हम लोग कॉन्सेप्ट जो होगा वो नेक्स्ट वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। और फिर उसके नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग वन वे स्लैब का एक न्यूमेरिकल देख लेंगे। तो ये 3 क्लास में आपको वन वे स्लैब हम लोग पूरा करेंगे। फिर उसके बाद 2 क्लास लगेगा जिसमें हम लोग पहला क्लास में टू वे स्लैब का थ्योरी करेंगे और उसके बाद हम लोग टू वे स्लैब का न्यूमेरिकल कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज के इस क्लास में वन वे स्लैब से रिलेटेड सारी चीज़ें समझ में आ गई है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल डैड सर को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।